वेलकम। इस स्पेशल लेक्चर में मॉड्यूल 1 के प्रॉब्लम्स देखेंगे, सैंपल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं। A mass of liquid weighs 500 Newton when exposed to standard Earth's gravity g equal to 9.806 meter per second square. Then what is required? We have to find out what is its mass, what will be its weight in a planet with acceleration due to gravity of 3.5 meter per second square and second 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही बेसिक नेचर का है, डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है लिक्विड का मास कितना है 500, लिक्विड का वेट कितना है 500 न्यूटन। ठीक है, कब? जब ये स्टैंडर्ड अर्थ की ग्रेविटी में है तब। ओके, तो यहाँ पे हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है क्या? मास। ठीक है, और फिर वेट भी निकालना है जहाँ दो ऐसे प्लैनेट्स पे जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट है। ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है? ठीक है, हमारे पास क्या है? गिवन है हमारे पास गिवन क्या है? W। ओके, गिवन है W कितना? 500 न्यूटन। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं लिक्विड का मास एज्यूम कर लें m है। ओके, तो हम क्या जानते हैं? वेट इज इक्वल टू mg। ओके, ठीक है, यानी 500 इज इक्वल टू m इंटू 9.806। ओके, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो मास कितना मिल जाएगा हमें? 500 बाय 9.806 दैट इज 50.99 kg। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, फर्दर दूसरा पार्ट पे अगर आए, ठीक है, तो हमें वेट निकालना है। तो अभी हमारे पास मास पता है। ओके, ये पार्ट क्या था? ए। बी पार्ट में है, तो अब हमारे पास m इक्वल टू 50.99 kg है। सिंपल। ओके, तो हमें निकालना है दूसरे प्लेनेट पे इसका वेट क्या होगा। तो पहला हमारे पास g इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो इसके लिए w इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg 50.99 इंटू 3.5 which comes out to be 178.46 न्यूटन। ठीक है, एंड देन दूसरा अगर हम देखें इसमें तो g की वैल्यू है 18.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वहाँ से w इक्वल टू mg करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50.99 इंटू 18। ओके, तो इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 917.8 न्यूटन। तो एक प्रॉब्लम ये था जो मैंने कंप्लीटली किया और साथ साथ बोलता भी गया। ठीक है, तो हम अपना टाइम बचाने के लिए वीडियो को बहुत ज़्यादा हम लंबा ना करें, इसके लिए क्या करेंगे कि बेसिक डिस्कशन मैं कर लूँगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो है वो मैं बोल दूँगा एंड देन आफ्टर जो प्रोसीजर मैं करूँगा, ठीक है, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो है कंप्लीट वर्क हमारा जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके,
नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम है बॉडी हैज ए वेट ऑफ 400 न्यूटन एट स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी ऑफ 9.806 meter per second square. When a force of 800 Newton is applied to the body, what is the value of the acceleration on Earth and on Moon where the gravity is 1.6 meter per second square? तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास वेट गिवन है, अर्थ की हमें ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स है 800 न्यूटन, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम में मास फाइंड आउट करना पड़ जाएगा, ठीक है। बॉडी का मास कितना हो जाएगा, तो वेट पता है, और वेट यानी W पता है हमें, और G पता है, ओके। यहाँ हमें W पता है, G पता है, ओके। तो हमारे पास इससे मास आ जाएगा, ओके। तो मास क्या है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मास क्या है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक। और ये लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता। दैट मीन्स जो मास किसी बॉडी का अर्थ पे होगा वही मास मून पे होगा, ओके। चेंज क्या होता है, वेट, ठीक है। तो जब फोर्स 800 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक। तो हमारे पास F है, ठीक, M है, ओके, एंड हमें फाइंड आउट करना है A। F इक्वल टू ma सिंपली अगर हम करेंगे तो अर्थ के केस में, ठीक है, A हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास F नोन है, और ठीक है ये F नोन है और M नोन, ठीक। तो हमारे पास अर्थ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन। सिमिलरली हम लोग मून पे भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये क्या है, इसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट होता है हमारे जी से, ओके। तो इसके कारण अर्थ और मून दोनों ही जगह पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट इस तरह आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने पहले क्या किया, जो भी गिवन था उसे हमने ले लिया, ठीक है, जो भी गिवन पार्ट था, ओके। देन उसके हेल्प से हमने मास फाइंड आउट कर लिया। चूंकि हम जानते हैं कि मास क्या होता है, लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता है, तो हमने सिंपली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा के F इक्वल टू ma किया, एम A इक्वल टू F बाय m। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ G। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इस एक्सप्रेशन में। दैट मीन्स ये जो गिवन है ग्रेविटी मून पे, ठीक है, क्वेश्चन में उसका कोई यूज नहीं है। तो दोनों ही जगह पे अर्थ एज वेल एज मून पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 19.612 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये एक और सिंपल सा प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट इज द प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 25 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ केरोसिन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.80, ओके। What is the equivalent head of mercury corresponding to this pressure? तो हमारे पास यहाँ पे केरोसिन कॉलम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 0.80। तो हमें इस 25 सेंटीमीटर कॉलम जो है केरोसिन का, यानी किसी बर्तन में ही रखा होगा, किसी वेसल में होगा, ठीक है। तो उसमें 25 सेंटीमीटर तक वो मौजूद है, ओके। तो उसके कारण सपोज इसमें ऐसे रखा हुआ है, मेजर हो रहा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके कारण कितना
प्रेशर जनरेट होगा। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए P इक्वल टू रो जी एच। रो जी क्या हो गया, गामा। ओके, स्पेसिफिक वेट हो गया डेंसिटी इंटू जी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास गामा कितना हो जाएगा, बात कर रहे हैं हम किसकी, केरोसिन की। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे हम लोग वाटर की जो स्पेसिफिक वेट है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो केरोसिन का मिल जाएगा। तो वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना, वो जानने के लिए हम यहाँ पे सीधा कर सकते हैं गामा डब्ल्यू इंटू रिलेटिव डेंसिटी इंटू एच। यानी गामा डब्ल्यू कितना हो गया, गामा डब्ल्यू 9.79 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 0.80 और फिर 25 सेंटीमीटर का कॉलम है तो 0.25 मीटर। इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 1.958 किलो पास्कल। ओके, ये हमने निकाल दिया, जो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो हमने कर दिया। नाउ इसका हमें बताना है कि इक्विवेलेंट हेड क्या होगा मरकरी के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो सपोज HM क्या है, वेट HM क्या है, इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ मरकरी, कॉलम ऑफ मरकरी। नाउ फॉर्मूला सेम हो जाएगा। ओके, रो जी एच, ठीक है, यानी गामा एच। तो गामा कितना हो जाएगा इन केस ऑफ मरकरी, तो अगेन वाटर मरकरी के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी है वो है 13.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9.79। इससे हमें मरकरी का स्पेसिफिक वेट मिल जाएगा, वो इक्वल होगा किसके, 1.958 इसके। ठीक है, तो इससे HM हमारा कितना हो जाएगा, 1.958 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 9.79। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा वो आएगा 0.0147 मीटर, जो इक्विवेलेंट किसके हुआ 1.47 सेंटीमीटर। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये 25 सेंटीमीटर का जो केरोसिन कॉलम है वो जितना प्रेशर क्रिएट करेगा उतना ही 1.47 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम भी उतना ही प्रेशर जनरेट करेगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक जो डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट से रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हैं। फर्दर हम लोग मूव करें तो शेयर स्ट्रेस एंड विस्कोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, लिक्विड है 20 डिग्री सेल्सियस पे जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.80 है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 2.3 सेंटीस्टोक है। ओके, हमें उसका यूनिट वेट फाइंड आउट करना है और डायनेमिक विस्कोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, तो यूनिट वेट क्या होता है, गामा इक्वल टू रो जी डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो लिक्विड का जो हमें डेंसिटी जानना है, ओके सॉरी यूनिट वेट जानना है, यूनिट वेट इक्वल टू गामा इक्वल टू रो इंटू जी। ओके, तो सिंपली क्या है, ये किसी भी लिक्विड के लिए गामा इक्वल टू रो जी होता है। ठीक है, यहाँ हमें क्या दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे रो जी वाटर की डेंसिटी के साथ अगर हम इस रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो इस लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी वो मल्टीप्लाइड बाय जी हो गया, तो उस लिक्विड का यूनिट वेट हो जाएगा। ये पहला पार्ट हमारा बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर का
होता है डेंसिटी, वो कितना होता है 998 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसका इस्तेमाल अगर हम लोग यहाँ कर लें, रो क्या हो जाएगा इनटू रिलेटिव डेंसिटी। ओके, इजीली हमारा ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे ध्यान दें तो डायनेमिक विस्कोसिटी चाहिए म्यू। ठीक है, म्यू हमारे पास गिवन क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है किसमें, सेंटीस्टोक। ठीक है, सेंटीस्टोक में दे रखा है और 1 सेंटीस्टोक कितना होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक स्ट्रोक होता है 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारा, ओके, तो इसको हम लोग फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट वेट हमारा आ जाएगा 7.832 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा 1.836 into 10 to the power -3 पास्कल सेकेंड कर्नल रिजल्ट। अगला क्वेश्चन है कि थिन प्लेट is placed between two flat surfaces h centimeter apart such that viscosity of liquid on top and bottom of the plate are mu and mu2 respectively. Determine the position of the thin plate such that the viscous resistance to uniform motion of the thin plate is minimum. Assume h to be very small. तो यहाँ पे क्या है कि एक थिन प्लेट है, ठीक है, दो फ्लैट सरफेसेस के बीच है, जो दोनों फ्लैट सरफेसेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, h। ओके, सपोज ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है। इनके बीच जो गैप है वो कितना है, h है, और h क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल। ठीक है, इनके बीच प्लेट कुछ थिन प्लेट है तो कुछ इस तरह है। ओके, थिन प्लेट कुछ इस तरह रखा हुआ है। ठीक है, और फिर इसमें क्या दे रखा है कि जो टॉप है, ठीक है, वहां पे विस्कोसिटी क्या है, म्यू1, बॉटम पे विस्कोसिटी म्यू2। ओके, तो हमें क्या करना है, पोजीशन निकालना है थिन प्लेट का सच दैट विस्कस रेजिस्टेंस टू यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द थिन प्लेट इज म्यू, यानी जो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है प्लेट का, ठीक है, थिन प्लेट है तो ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सपोज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म मोशन को जो विस्कस रेजिस्टेंस मिले वो मिनिमम हो, इसके लिए इसका प्लेट का पोजीशन क्या होगा, दैट मीन्स पोजीशन बताना है। तो पोजीशन के लिए हमारे पास रेफरेंस क्या है, बस यही डायरेक्शन रेफरेंस के लिए बचा हुआ। ठीक है, तो यानी मान लेते हैं ये डिस्टेंस y है। ओके, ये डिस्टेंस y है और चूंकि प्लेट बहुत थिन है, ओके, प्लेट क्या है, बहुत ज्यादा थिन है, तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, h - y। ठीक है, ओके, तो इसको डायग्रामेटिकली हमने देख लिया। ठीक, अब अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए चले तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो प्लेट के
टॉप सरफेस पे कितना शियर स्ट्रेस है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, जब विस्कोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो शियर स्ट्रेस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर बॉटम साइड में जो शियर स्ट्रेस है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, इससे फिर हमें क्या पता चलेगा, दोनों शियर स्ट्रेस पता चल जाएगा तो उससे फिर फोर्स कितना चल लग रहा है। ठीक है, शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय जो प्लेट का सरफेस एरिया होगा, ओके, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये फोर्स कितना लग रहा है प्लेट पे, ठीक है, वो आ जाएगा। देन फोर्स एक बार आ गया तो विस्कस रेजिस्टेंस यानी फोर्स की बात हो रही है, वो मिनिमम होने के लिए क्या करना होगा हमें, वाई डायरेक्शन जो है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स को है, फोर्स है वो उसका मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएट हम फोर्स को करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में और उसको इक्वल करेंगे 0 के। तो फिर उसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस प्रकार हमने किया, एक प्लेट के टॉप सरफेस को मान लिया, वो जो प्लेट हमारा थिन प्लेट है वो टॉप प्लेट सरफेस से वाई डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन h माइनस वाई डिस्टेंस पे होगा। हमने टॉप सरफेस पे जो शियर स्ट्रेस है वो फाइंड आउट कर लिया, तो शियर स्ट्रेस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से जो लॉ है टॉ इज इक्वल टू न्यू डी बाय डी वाई, उसका हमने इस्तेमाल किया उस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। तो टॉप पोर्शन और सिमिलरली बॉटम पोर्शन पे हमने शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, टॉप और बॉटम पे शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया। देन कंसीडर कर लिया हमने ये जो हमारा थिन प्लेट है इसका एरिया ए है, जब हमारे पास शियर स्ट्रेस है तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ओके, तो यहाँ हमारे पास फोर्स फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया, दोनों ही शियर स्ट्रेस को सम कर लिया एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर दिया, तो हमारा ये हो गया फोर्स। अब मिनिमम रेजिस्टेंस मिले, मिनिमम विस्कस रेजिस्टेंस मिले, इसके लिए जरूरी क्या है कि ये फोर्स क्या हो, मिनिमम। ओके, तो इसको हमने वाई के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ओके, तो वहां से जो रिजल्ट मिला हमें सॉल्व करके वो ये आया। दिस मीन्स कि अगर मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो ये जो प्लेट के बीच जो प्लेट की जो पोजीशन है, ठीक है, प्लेट की पोजीशन उनके बीच ये रिलेशन होना चाहिए। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ विस्कोसिटीज रेशियो ऑफ विस्कोसिटीज। ओके, तो ये अगर ये रिलेशन रहता है, ठीक है, तो इस थिन प्लेट को यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते वक्त मिनिमम विस्कस रेजिस्टेंस